गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय पहला क्या, कब, कहाँ और कैसे इस अध्याय का भाग दूसरा देखेंगे और इस अध्याय में हम समझने की कोशिश करेंगे लोग एक जगह से दूसरे जगह क्यों जाते थे, लोगों के आवागमन का परिणाम क्या हुआ, देश के नाम अतीत के बारे में हम कैसे जानें, पांडुलिपि, अभिलेख, इन शब्दों का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। तो चले आइए, यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है कि लोग एक जगह से दूसरे जगह क्यों जाते थे। क्योंकि उस जमाने में भी जिस तरह से आज आवागमन होता है, लोगों का मुक्त संचार होता है, उसी तरह से उस वक्त भी लोग आया जाया करते थे। तो उनके कारण भी अलग अलग होते थे। लेकिन उस वक्त पर्वत थे, पहाड़ थे, रेगिस्तान, नदियाँ, समुद्र के कारण जो यात्रा होती थी वो बहुत ही जोखिम भरी होती थी, रिस्क से भरपूर होती थी और इसीलिए उनकी यात्रा बहुत ही कठिन होती थी। फिर भी कुछ न कुछ काम के लिए, कुछ ना कुछ कारण के लिए उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देखते हैं, कुछ लोग काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। उनको रोजगार चाहिए था, उनको रोजी रोटी की तलाश होती थी और इसीलिए वह एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। दूसरा है, कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं का निर्माण होता था, जैसे भूकंप आता था, बाढ़ आती थी, अकाल हो जाता था, भारी बरसात होती थी। इन कारणों से भी, प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी उनको एक जगह से दूसरी जगह हिलना पड़ता था। तीसरा कारण हम बता सकते हैं कि उस वक्त दूसरों पर आक्रमण करके अपना प्रभुत्व निर्माण करना यह एक मनीषा होती थी और इसीलिए राजे महाराजे लोग दूसरे क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने के लिए सैन्य अभियान चला देते, सैकड़ों मील वह दूरी पार कर लेते थे और इसीलिए वह एक जगह से दूसरी जगह उनको जाना पड़ता था। चौथा कारण बता सकते हैं, व्यापार भी चलता था। एक जगह से सामान खरीदी करेंगे सस्ते दाम पर, दूसरे जगह ज़्यादा दाम पर बेचेंगे, इसको हम व्यापार कहते हैं। तो व्यापार करने के लिए भी उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था और इसीलिए लोग यहाँ वहाँ आया जाया करते थे। पांचवा कारण बता सकते हैं, धर्म प्रसार। उस जमाने में धर्म का प्रसार और प्रचार करना बहुत ही प्रसिद्ध था और इसीलिए धर्मगुरु अपने अपने धर्म का प्रसार करने के लिए, अपने धर्म के विचारों का प्रचार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। छठवां कारण हम बता सकते हैं, कुछ लोगों को नया ढूंढने में मजा आता था। नए और रोचक स्थानों को खोजने के लिए वो एक जगह से जाते थे। जैसे मतलब अच्छी जगहों को ढूंढना, अच्छी जगह को विजिट करना, तो ये उनका एक छंद बन जाता था और इसीलिए इन जगहों को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए वह एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और इससे क्या हो गया है कि जब ये लोग एक जगह से दूसरी जगह आया जाया करते थे तो एक दूसरे के विचारों को वो जानते थे और यह जानने का उनको अवसर मिलता था। इससे उनमें एक एकात्मता, दूसरों को समझने की क्षमता प्राप्त होती थी, दूसरों को समझने, दूसरे के संस्कृति का आदर करने का, दूसरे के भाषा का आदर करने का उनको अवसर मिलता था। जब यह लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे तो उनके भी कुछ परिणाम दिखाई देने लगे। जैसे कि जब उपमहाद्वीप के बाहर से लोग यहाँ आने लगे, यहाँ बसने लगे, यहाँ बस्तियाँ करने लगे, तो इनके वजह से बाहर से आने वाले लोगों की संस्कृति अलग थी, हमारी संस्कृति अलग थी। इससे जब बाहर की संस्कृति प्लस अपनी संस्कृति, इनका एक मिलाप होकर एक नई संस्कृति का निर्माण हो गया। तो इस तरह से हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को उन्होंने समृद्ध किया। दूसरा कारण हम बोल सकते हैं कि जैसे कि कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने के लिए, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीके
के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे, जिससे क्या हो गया, जो चीज़ हमारे देश में नहीं थी वो दूसरे देशों के लोगों ने यहाँ लाई है, और इसीलिए हम उसको बाद में उसी का पालन करते रहे, जिससे हमारी सांस्कृतिक परंपरा विचार समृद्ध होते गए। अगला मुद्दा है कि अपने देश के नाम, जब हम नाम की बात करते हैं तो दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जिसके चार नाम नज़र आते हैं हमको, जैसे कि आर्यावर्त है, यहाँ हिंदुस्तान है, भारत है, इंडिया है। ये सभी नाम अपने देश के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये संपूर्ण अपना जो भारत देश है इसके लिए ये इन चार शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और इन शब्दों का निर्माण कैसे हो गया है, इन शब्दों की उत्पत्ति कैसे हो गई है, इन शब्दों का अर्थ क्या है, तो ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कि देश के नाम, तो देश के नाम सबसे पहले बात करेंगे हम भारत। ऐसा कहा जाता है कि भरत नाम की एक टोली थी, उस टोली के जो नेता थे भरत, उनके नाम के अनुसार अपने देश का नाम है भरत। और राजा दुष्यंत चक्रवर्ती के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा, ऐसा भी कहा जाता है। और विष्णु पुराण और वायु पुराण के अनुसार समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण का देश भारत कहलाता है, क्योंकि यहाँ भारतीय संतति मतलब प्रजा बसती है, ऐसा भी कहा जाता है। विष्णु पुराण और वायु पुराण के अनुसार भी भारत कहा जाता है। दूसरा शब्द है हिंदुस्तान। तो ये भारतवर्ष को सबसे पहले ईरानियों ने पुकारा है हिंदुस्तान करके। तो ईरानियों ने इस देश को सिंधु घाटी, सिंधु नदी के देश के रूप में जाना, और उनके प्रोनाउंसिएशन अच्छे उनके शब्दों में उन्होंने कहा है, और जिसका उच्चारण उन्होंने किया है कि उनकी भाषा वह सिंधु के जगह स को ह के अनुसार उच्चार करते थे, और इसीलिए सिंधु की जगह वो हिंदू बोलने लगे, और यहाँ के रहने वाले लोगों को हिंदुस्तानी नाम से पुकारने लगे। तो इस तरह से इस देश को हिंदुस्तान और निवासियों को हिंदुस्तानी कहने लगे। तो ये हो गया है हिंदुस्तान शब्द का प्रचलन। तीसरा नाम है इंडिया। तो ईरानी और यूनानी आक्रमणकारी पश्चिम से आए, और सिंधु नदी से ही उन्होंने सिंधु को इंडस पुकारा। अब यहाँ भी देखिए ईरानी और यूनानी ने सिंधु को उन्होंने इंडस पुकारा उनकी भाषा में, और इसीलिए इंडस के इलाके में रहने वाले लोग इंडियन और उस देश को वह इंडिया पुकारने लगे। इस तरह से इंडिया शब्द का निर्माण हुआ है। और आगे जाकर ग्रीक भाषा दुनिया में प्रभावशाली थी। दुनिया में प्रभाव होने के कारण सारे यूरोपीय देशों ने भारतवर्ष को इंडिया के रूप में जाने लगे। तो इस तरह से ग्रीक भाषा का प्रभाव दुनिया पर होने के कारण, और ग्रीक भाषा में यह शब्द इंडस और इंडस से इंडिया बनने के कारण यूरोपियन देश भारत को इंडिया के रूप में जानने लगे। और चौथा है आर्यावर्त। आर्यावर्त, यहाँ आर्य लोग आए थे, उत्तर भारत में आर्यों की बस्ती रही, और इसीलिए आर्य रहने के कारण इस देश को आर्यावर्त के रूप में भी जाना जाने लगा। तो इस तरह से अपने देश को आर्यावर्त, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया ऐसे 4 नाम से जाने जाते हैं। अगला मुद्दा है अतीत के बारे में हम कैसे जानते हैं, क्योंकि अतीत को अगर जानना है, अगर हमने देखे है कि कल परसों की अगर बात है तो हम न्यूज़पेपर, टीवी या रेडियो से सुन सकते हैं। गए साल की है, 1 साल पहले की बात है तो हम किसी से पूछ सकते हैं। लेकिन जब 100 साल, सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले क्या हुआ है ये जानने के लिए हमारे पास ऐसे कुछ स्रोत होने चाहिए, सोर्स होने चाहिए, उसी की मदद से हम कुछ ना कुछ जान सकते हैं। तो अपने को अतीत मतलब भूतकाल या इतिहास को जानने के लिए जो कुछ स्रोत होते हैं, जैसे सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, तो पहला प्रकार हम देख सकते हैं कि लिटरेरी सोर्सेज जो लिखित होते हैं, साहित्यिक होते हैं, वो सोर्सेज होते हैं। और दूसरा है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जो आर्कियोलॉजी पुरातत्वविदों ने कुछ खुदाई करके, एक्सकेवेशन करके कुछ हमको हमारे सामने रखे हैं, उसके माध्यम से।
तो लिटरेरी सोर्सेज की जब हम बात करते हैं तो इसमें पहला आता है मेजर लिटरेरी सोर्सेज, और मेजर लिटरेरी सोर्सेज में हम देख सकते हैं वैदिक लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर के बाद बना हुआ लिटरेचर, उसके बाद उसमें पुराना आते हैं, पुराण, बुद्धिस्ट लिटरेचर आता है, जैन लिटरेचर आता है, संस्कृत लिटरेचर आता है, और फॉरेन अकाउंट्स भी आते हैं। जैसे मतलब ग्रीक के कुछ लोग यहाँ आए थे, उन्होंने अपने प्रवास वर्णन किए हैं, वो भी अपने को इतिहास पढ़ने के लिए मददगार साबित होता है। चाइनीज लोग आए, जैसे फाइयान जैसे लोग आए थे, अरेबियन लोग आए थे, इन्होंने कुछ लिखा है, अपना प्रवास वर्णन किया है। उन प्रवास वर्णनों के माध्यम से भी हम अतीत के बारे में, तत्कालीन भारत की परिस्थिति को जानने के लिए अहम भूमिका साबित होती है। और वेदास और उपनिषद की हम बात करते हैं तो इसमें उपनिषद आते हैं, आरण्यक आते हैं, ब्राह्मण्स आते हैं। ये सब साहित्य के माध्यम से भी हम अतीत को, सामाजिक परिस्थिति को, राजकीय परिस्थिति को, धार्मिक परिस्थिति को, सांस्कृतिक परिस्थिति को जानने को मदद मिलती है। और भी है एक कॉमन परसेप्शन ऑन लिटरेरी सोर्सेस में देखेंगे तो देखिए इसमें रिलीजियस नेचर, धर्म के जो कुछ स्वरूप होते हैं उनके माध्यम से भी, इम्प्रॉपर आर इनसफिशिएंट क्रोनोलॉजी, जो अस्ताव्यस्त या जो क्रोनोलॉजिकली नहीं है, इस प्रकार के भी साहित्य अपने को मिलते हैं, तो उनके माध्यम से भी हम अतीत को समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा प्रकार है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, पुरातत्वविदों द्वारा बनाए गए या उन्होंने निर्माण किया गया कुछ संसाधन होते, जैसे कि आर्किटेक्चरल सोर्सेज, जैसे कुछ इमारतें होती है, एक्सकेवेशन, खुदाई करके कुछ नया अगर निकाला गया है ज़मीन के अंदर से तो वो भी सोर्स होता है। एपिग्राफिक सोर्सेस, जैसे इंस्क्रिप्शन होते हैं, पत्थर पर लिखे हुए कुछ सोर्सेस, ये भी अपने को जानकारी देते हैं तत्कालीन समाज की। न्यूमेरिक सोर्सेस, कुछ नंबर्स होते हैं। तो इस तरह से कुछ ओरल होते हैं, ओरली लिटरेचर होते हैं, वो भी हमारे अतीत को जानने में मददगार साबित होते हैं। तो इस तरह से यह लिटरेचर समझने के लिए, यह सोर्सेस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री समझने के लिए मददगार साबित होते हैं। जैसे कि हमने देखे थे कि इतिहास को जानने के लिए कुछ स्रोत होते हैं, तो वो सोर्सेस में से पांडुलिपि होते हैं। पांडुलिपि का मतलब होता है, अंग्रेजी में इसको मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। तो अतीत में लिखी गई पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण इनको क्या बोलते हैं, पांडुलिपि कहते हैं। तो हाथ से लिखी गई, प्राचीन काल में हाथ से लिखी गई जो भी किताबें होती है उनको बोलेंगे पांडुलिपि, बोलेंगे मैन्युस्क्रिप्ट। तो पांडुलिपि के लिए जो अंग्रेजी शब्द है वो मैन्युस्क्रिप्ट है। यह लैटिन शब्द का मेनू शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है हाथ। और ये पांडुलिपियाँ ताड़पत्र और जनरली हिमालय क्षेत्र के क्षेत्र में उगने वाली जो भुर्ज नामक एक पेड़ की छाल से, विशेष तरीके से छाल को एक प्रोसेस करके उसको सॉफ्ट या उसको फ्लैट करके बनाया जाता है, और इस तरह से बनाए हुए भोजपत्र पर इसको लिखते हैं, और इसीलिए इसको भुर्जपत्र भी कहा जाता है। भुर्जपत्र, पांडुलिपि, मैन्युस्क्रिप्ट, इस तरीके से इसको शब्द होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पांडुलिपि का चित्र दिया गया है, और इस पांडुलिपि में जो लिखे गए वो हाथ से लिखे गए हैं, जो उस तत्कालीन भाषा में लिखे गए हैं, और इसीलिए ही हम इसको आसानी से पढ़ नहीं सकते। पांडुलिपि के विषय क्या होते थे? क्योंकि पांडुलिपियाँ जब लिखे जाते थे उसका कुछ ना कुछ तो संबंध होता है किसी न किसी विषय से। जैसे कि कभी कभी क्या होता था कि पांडुलिपियाँ ज़्यादा देर तक नहीं टिकती थी, उनको कीड़े खा जाते थे, तो कभी कभी कहीं किसी राजा के या किसी आक्रमणकारी की वजह से नष्ट भी हो जाती थी। और लेकिन कुछ पांडुलिपियाँ आज भी मंदिरों में या विहारों में प्राप्त होती है, जिससे हमको तत्कालीन समाज की धार्मिक, भाषिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक जैसी परिस्थिति जानने के लिए मदद साबित होती है। तो यह धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियाँ तथा विज्ञान के विषयों पर चर्चा मिलती है जब हम इस पांडुलिपियों का अध्ययन करते हैं। तो और पांडुलिपियों में महाकाव्य भी नजर आते हैं, कविता भी, नाटक भी पढ़ने को मिलते हैं। और कुछ पांडुलिपियाँ संस्कृत में लिखे मिलते हैं, तो कुछ प्राकृत भाषा में और तमिल भाषा में भी मिलते हैं। और उस जमाने में प्राकृत भाषा आम लोगों की भाषा थी, और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पांडुलिपियाँ यह प्राकृत भाषा में पढ़ने को मिलती है। दूसरा
सोर्स है अभिलेख, जिसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो अभिलेख का मतलब होता है कि यह ऐसा एक लेख होता है पत्थर अथवा धातु पर, जैसे कठोर सतह होती है उन पर लिखा जाता है, उन पर उत्कीर्ण किया जाता है। उत्कीर्ण मतलब खुदाई की जाती है, खुदाई करके उसको लिखा जाता है, तो इसको हम बोलते हैं अभिलेख। तो ये हो गए इंस्क्रिप्शन, जो पत्थर अथवा धातु पर लिखा जाता है। शासक अपना आदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए उत्कीर्ण किए हुए पत्थर जगह जगह चौराहे पर लगा देते थे, ताकि आने वाले जाने वाले लोग उसको पढ़ सके। अगर पढ़ने वाले लोग नहीं होते या अनपढ़ लोग होते हैं तो उनके लिए समझाने के लिए राजा लोग अपना प्रतिनिधि भेजते थे और उनके माध्यम से लोगों तक उनका संदेश पहुंचा दिया जाता था। कुछ अभिलेखों में राजा रानी और अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाया है, क्योंकि राजे लोगों के पास इतना समय होता था, उनके पास इतनी संपत्ति होती थी, जिसके माध्यम से वह अपना संदेश, अपना आदेश या अपने विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए अभिलेखों का इस्तेमाल करते थे। तो इस चित्र में आप देख रहे हैं कि यह 2250 पुराना यह अभिलेख है। वर्तमान में अफगानिस्तान के कंदार से यह प्राप्त हुआ है और कहा जाता है कि यह अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण किया गया था। और इस शासक के बारे में तो हम अगले साल में, अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे ही, ठीक है। और इस में लिपि का इस्तेमाल किया गया है कि जो आसानी से उसका अर्थ नहीं लगा सकते हैं। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं, तो इस तरह से उस जमाने में भी इस भाषा का प्रयोग होता था और इसीलिए उस भाषा में यह उत्कीर्ण किया गया है। और यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरमेइक नामक दो भिन्न लिपियों से बना हुआ है। कौन कौन सी? यूनानी और अरामेइक। यूनानी अथवा अरामेइक, ये दो लिपियों से बना हुआ है। तो यहाँ भी देख सकते हैं कि एक पत्थर पर कुछ लिखा हुआ नजर आता है, जिसको हमको समझ में नहीं आता है। उसके लिए, यह समझने के लिए इस क्षेत्र में जो कुशल होते हैं या एक्सपर्ट लोग होते हैं वही पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से इस अध्याय का यह हिस्सा हम यही समाप्त करते हैं और अगला हिस्सा हम अगले वीडियो में देखेंगे।